एपिसोड 294 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में खुशी का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे डैनी के साथ खेलकर बहुत खुश हो रहे थे। डैनी भी अपनी भाई बहन को अजीब अजीब तरकीब दिखा रहा था, जो उन बच्चों के लिए किसी काम का नहीं था। डैनी ने अपनी हाथ को लंबा किया और पास से खिलौना उठा लिया और रुद्रांशी के पास फेंक दिया। ये देखकर रुद्रांशी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने फिर से उस छोटे से बॉल को दूर फेंक दिया, ताकि डैनी फिर से अपने हाथ को बड़ा करके उसे खिलौना लेकर दे दे। अब आगे ये देखकर रुद्रांशी फिर से हंसने लगती थी। उसे डैनी शायद बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। वहीं रुद्रांश अब अजीब तरह ये सब देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये बड़ा लड़का जो उनका भाई है वो उसकी बहन को उससे छीन रहा है। वो भले ही छोटा था, जल अभी से वो अपनी मोम और बहन के लेकर पोसेसिव था। वहीं घर के सभी लोग उन तीनों को इतना खुश देखकर हंस रहे थे। रुद्रांशी जब भी हंसती थी उसकी बाएं गाल पर एक डिंपल आ जाता था, को और भी की खूबसूरत लग रहा था। रुद्रांशी किसी गुड़िया से कम नहीं थी। देख जाए तो रुद्र और रुद्रांशी दोनों ने अपने माँ बाप की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीन्स को विरासत में पाया था। दोनों बच्चे जब खेल खेल कर थक गए तो दोनों अपने मोम और डैडी के पास भाग गए। ईशानी और मोक्ष दोनों बच्चों को लेकर रूम में चले गए, क्योंकि दोनों को भूख लगी थी। वहीं डैनी के लिए एक अलग रूम था। डैनी को रूम की जरूरत तो नहीं थी, पर सब लोग उसे बाहर तो सोने को नहीं बोलने वाले थे। पर डैनी तुम में ना जाकर बाहर चला गया और घर के चारों ओर टहलने लगा। अगले दिन सुबह का वक्त सिन्हा फैमिली की सभी न्यूज आज भी न्यूज चैनल में छाया हुआ था। एक ही दिन में सिन्हा ये भी दिखाया जा रहा था कि अरजी सिन्हा ने अपने बाप, चाचा और दादाजी से सारे रिश्ते तोड़ दिया था। रत्नाकर सिन्हा और सुरेश नरेश को पोलिश कब से ढूंढने में लगा हुआ था, पर अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चला था। ये न्यूज अभी मीडिया में बहुत वायरल हो रहा था। ये भी सामने आ रहा था कि यशराज ठाकुर भी सिन्हा फैमिली के साथ इन सब में शामिल है, और अभी वो सब डॉक्टर ईशा को टारगेट कर रहे हैं। यशराज की वजह से प्रिया जिस हॉस्पिटल में थी उसके बारे में भी मीडिया में आ गया था, और सबको पता चला गया कि यशराज और सिन्हा फैमिली ने मिलकर माफिया क्वीन की भाई को मारा है। इसलिए माफिया क्वीन ने यशराज की बेटी को भी उसी हालत में छोड़ दिया जिस हालत में उसकी भाई था। अब ये बातें सबको आधी सच लग रही थी। ये बातें खुद ईशानी ने ही फैलाया था, ताकि यशराज के साथ बाकी सब भी बाहर आए। मीडिया ने प्रिया जिस हॉस्पिटल में थी उसे घेर लिया था और उस पर नजर बनाए रखे हुए थे कल से, ताकि जब भी यशराज ठाकुर आए तो उन्हें पता चल पाए। वहीं हॉस्पिटल में प्रिया की हालात और भी बदतर होती जा रही थी। भले ही सबसे बेस्ट डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म किया था, फिर भी प्रिया की हालत स्टेबल नहीं थी और भी बिगड़ती जा रही थी। तभी दामिनी छुपते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ गई, वरना मीडिया वाले उसे आने ही नहीं देते। वो जल्दी से प्रिया की वार्ड के बाहर पहुंची और डॉक्टर को एक छोटा सा बॉक्स दे दिया और बोली, ये लीजिए, इससे मेरी बेटी को बचाइए। डॉक्टर ने उस बॉक्स को ले लिया। उसमें कुछ जेल टाइप की मेडिसिन था, जिसे यशराज की बार बार भिख मांगने पर पारस ने प्रिया को बचाने के लिए दे दिया था, क्योंकि पारस भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। पर उसने उस दवा पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। उसने पहले ही बता दिया था कि इसे लेकर भले ही प्रिया जिंदा बच जाएगी, पर वो कभी फिर से चल नहीं पाएगी, ना ही अपनी हाथ को फिर से यूज कर पाएगी, वो कभी बोल भी नहीं पाएगी। इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर था। पर यशराज और दामिनी अपनी प्यारी बेटी को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। वो दोनों कुछ भी करके प्रिया को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मीडिया प्रिया को देने का डिसाइड किया। वहीं यशराज बाहर भी नहीं जा पा रहा था, तो प्रिया को देखना तो दूर की बात थी। ऊपर से सौदामिनी जी जेल में थी, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा था। साइना यू न्यूज देखकर बहुत खुश थी। उसे अपने धोखेबाज बाप को ऐसे लाचारी में सोचकर ही मजा आ रहा था। वहीं मेहरा मेंशन में भी सभी ये न्यूज देख रहे थे। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पता नहीं इन लोगों ने कितने लोगों की जान लिया है, अब बारी इनकी है उस दर्द को सहने की। दादी माँ हंसते हुए बोली। वो सभी बहुत खुश थे, उन्हें प्रिया की इस हालत पर दया नहीं आ रहा था। सुकेत जी और आरती जी ने भी सिर हिला दिया। भले ही उन्होंने प्रिया को पाला था, पर प्रिया बड़ी होकर बहुत चालबाज और घटिया बन गई थी। जैसे उसका बाप था वैसे ही प्रिया भी बन गई थी। उन्होंने दामिनी को भी वायरल न्यूज में देखा, वो बिल्कुल प्रिया की तरह ही दिख रही थी। सुकेत जी और आरती जी को अब और भी पछतावा हो रहा था। कैसे उन लोगों ने अपनी खुद की प्यारी बेटी को छोड़कर एक गंदे खून को इतना प्यार दिया, उसे राजकुमारी की यात्रा बड़ा किया। वो दोनों सच में बेवकूफ थे, जो आज तक दामिनी और यशराज की नाजायज बेटी को प्रिंसेस की तरह पाल रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा था। ऐसे ही 2 महीने बीत गया था। अब रुद्र और रुद्रांशी 8 महीने के हो गए थे, और दोनों ही बहुत जल्दी खड़े होकर धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही बाकी बच्चों से थोड़े फास्ट और स्ट्रोक थे। सुबह का वक्त सुबह के 6 बजे थे। दोनों बच्चे देर तक सोते थे, इसलिए अभी तक वो दोनों ही नहीं उठे थे। वहीं बेड पर मोक्ष और ईशानी दोनों अपनी प्यार के दुनिया में खोए हुए थे। मोक्ष ईशानी को किस करते हुए उसमें समाया हुआ था।
ईशानी की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। ईशानी गहरी सांस लेते हुए मोक्ष की कंधे पर टैप करके बोली, अब भी बस करो। 6 बज गए हैं, मुझे नीचे जाना है, आपकी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा। फिर भी यही रूम में बेड पर अभी तक हूँ। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने ईशानी की सीने से मुंह निकालकर अपनी होंठ साफ करके ईशानी को देखा। फिर उसके अंदर धीरे धीरे मूव करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, बीबी बस एक और राउंड पक्का, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर ईशानी चीड़ गई और थोड़े गुस्से से बोली, क्या एक और राउंड? एक राउंड कहते कहते रात के 4 बजे से 6 बज गए हैं। बीबी मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। मोक्ष इतना बोलकर और भी फास्ट मूव करने लगा। कुछ देर बाद वो ईशानी को लेकर वॉशरूम में चला गया। ईशानी मोक्ष की बाहों में बाथटब में थकान से चूर होकर लेटी हुई थी। वहीं मोक्ष जानता था कि उसने अपनी बीवी को सच में बहुत थका दिया है, इसलिए वो ईशानी को अच्छे से साफ करने लगा। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने ईशानी को टॉवल से लपेटकर बाथरूम से बाहर लाया और क्लोजेट में ले गया और खुद ही उसने ईशानी को तैयार किया और बाहर ले आया। मोक्ष ने ईशानी को एक लाइट ग्रीन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहना दिया था जिसमें ईशानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी रुद्र और रुद्रांशी भी उठ गए। रुद्र चुपचाप गुस्से से अपनी आंखें छोटी करके अपने डैड को देख रहा था। वो जब भी सोकर उठता था उसकी मोम के पास उसके डैडी पहले से ही होते थे। रुद्रांशी अपनी डैड को रोनी शकल लिए देख रही थी। वो अभी अपनी मोम या डैडी किसी एक की गोद में जाना चाहती थी। डाडा, मामा। रुद्रांशी अपनी बच्चों जैसी मीठी आवाज में उन्हें हाथ हिलाकर बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो थी तो सिर्फ 8 महीने और कुछ दिन की, बस वो चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज भी अटकती हुई आ रही थी। रुद्र भी मामा बोलकर ईशानी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मोक्ष और ईशानी ने दोनों अपने दोनों बच्चे को देखा। मोक्ष बोला, ये मेरा बेटा कब मेरी बीबी से दूर रहना सीखेगा? बीबी इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस लड़के को कल से हम मोम के पास या नव्या के पास छोड़ देंगे। डैनी भी है, वो भी इसे संभाल लेगा। ये सुनकर रुद्र का चेहरा अजीब हो गया। उसने अपनी होंठों की तिरछी कर लिया। जैसे कह रहा हो, आप ऐसा करके तो दिखाए डैडी, फिर मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ईशानी अपनी सिर हिलाकर अपनी दोनों बच्चों के पास चली गई। वो तो हमेशा से इन दोनों की लड़ाई को देख रही थी। एक बार तो गुस्से में रुद्र ने मोक्ष को अपना खिलौना फेंककर मार दिया था। मोक्ष ने अपने दांत पीस लिया और अपनी प्रिंसेस को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी गाल पर किस करके बोला, मेरी प्रिंसेस डैडी की सबसे प्यारी है। दादी अपनी प्रिंसेस से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये कहकर उसने रुद्र को तिरछी नजरों से देखा, जो अपनी मोम की गोद में भी उसे गुस्से से मुंह बनाकर देख रहा था। जैसे रुद्रांशी आपने डैड की बात को समझ गई हो, वो खुशी से चहकने लगी और अपनी बच्चों जैसी आवाज निकालकर मोक्ष की गाल को सक करने लगी। जैसे ये बताना चाहती हो कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ डैडी। वहीं रुद्र अब अपनी मोम को देखने लगा तो ईशानी समझ गई कि उसका बेटा क्या चाहता है, इसलिए उसने भी रुद्र की गाल पर प्यार से किस कर लिया। तो रुद्र ने भी अपनी मोम की गाल पर प्यार से किस कर लिया। अब रुद्र भी खुश था और एक विनिंग स्माइल लिए अपने डैड को देखने लगा। ईशानी ने दोनों बच्चों को अच्छे से क्लीन किया, फिर कपड़े चेंज कर दिया। फिर चारों नीचे चले गए जहां डैनी कब से इंतजार कर रहा था। वहीं 2 महीने में डैनी से हर कोई प्यार करने लगा था, घर के स्टाफ से लेकर बॉडीगार्ड तक, क्योंकि डैनी ने बॉडीगार्ड को भी कुछ ट्रेनिंग दिया था जो रिकीन पर ईशानी की ट्रेन गार्ड को दिया जाता था। डैनी को देखते ही रुद्रांशी भी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी तो कैसे आदत बन गई थी डैनी के साथ हवा में शेयर करने की। आपने हाथों से इशारा करने लगी तो सब समझ गए कि रुद्रांशी डैनी के साथ ऊपर उड़ना चाहती है। नहीं, अभी नहीं प्रिंसेस, आपको 2 दिन पहले ही सर्दी लग गई थी ना, आप अभी बाहर हवा में उड़ने नहीं जा सकती डैनी के साथ ही, सब एक साथ बोले। फिर सब एक दूसरे को देखने लगे तो रुद्रांशी कंफ्यूजन से सबकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आया ठीक से कि उसकी पर दादी माँ, दादाजी, दादी माँ, चाचू, बुआ, मोम, डैड सब एक साथ क्यों चिल्ला पड़े। वहीं उसे सबको ऐसे अपनी मासूम ग्रे आंखों को टिमटिमाते हुए देखता देखकर सब खो गए। वो इस वक्त बिल्कुल एक बाबी डॉल लग रही थी जिसे हर कोई प्यार करना चाहे। तो मोक्ष उसे लेकर सोफे पर बैठी गया। दोनों बच्चे अब धीरे धीरे बॉयल मिक्स फूड खाने लगे थे, फिर भी उन्हें खिलाना मुश्किल होता था। खासकर रुद्रांशी को उसकी नखरे राजकुमारी की तरह ही था, क्योंकि वो अपने डैड की प्रिंसेस थी। वहीं एक जंगल नुमा घर में कुछ लोग बैठे हुए थे। ये लोग रत्नाकर, सुरेश, पारस और यशराज थे। इस बीच सिंह फैमिली की ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। इनफैक्ट रत्नाकर का छोटा बेटा नरेश भी 1 महीने पहले माफिया क्वीन के हाथों मारा गया। फिर भी रत्नाकर और बाकी सब छुपे रहे, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो पुलिस से बचकर इस जगह छुपे हुए थे। एक तरफ किंग और क्वीन के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम ऐसे ही छुपकर नहीं रह सकते हैं। मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। 2 दिन बाद सबसे सही टाइम है, हमें सब कुछ प्लान के हिसाब से करना होगा। रत्नाकर गुस्से और नफरत से बोला, आपने बेटे को खोकर वो पागल हो गया था।
वो खुद मर जाए पर उससे पहले क्वीन को मारना चाहता था, नहीं तो डॉक्टर ईशा को ही सही जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तभी पारस बोला, मेरे लोग ऑलरेडी वहां नजर रख रहे हैं, ठीक 2 दिन बाद सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। तुम्हें शायद बदला लेने के लिए क्वीन मिल जाएगी और मुझे मेरी बटरफ्लाई। बाद में आप सब मेरे साथ आ सकते हो, मेरे आइलैंड पर कोई भी कदम नहीं रख सकता, हम सब मेरी बटरफ्लाई की मदद से पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उसकी आंखों में एक पागलपन झलक रहा था, जितना देर हो रहा था वो ईशानी के लिए उतना ही ज्यादा पागल हो रहा था। बाकी के सभी गैंग्स को भी बोल दो 2 दिन बाद सबको एक साथ एक्टिव होना है, और इसने हमारे मोहरा पर भी नजर रखो। उठा के कर पारस वहां से चला गया। ऐसे ही डेली एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।